हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सुदीप्तो कुंडू, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पारसारथी एजुकेशन सर्विसेज। वेलकम टू दिस channel and welcome to Parsarthi again. We had started a journey that was called Surya Kiran. Under Surya Kiran, I was teaching you the first chapter in chemistry, that is chemical reaction and equations. आज हम लोग इस चैप्टर का थर्ड पार्ट देखेंगे। आज इस पार्ट में हम सीखेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन सीखने के लिए केमिकल चेंजेस का जानना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा भरोसा है अपने 9th में भी इसे पढ़ा होगा और आप इसको भली भांति जानते होंगे, बट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ रिवीजन आज हम लोग इसको दोबारा से पढ़ेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस पार्ट का यही आज हमारा उद्देश्य है। इससे पहले मैं दो पार्ट्स और पढ़ा चुका हूं। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि केमिकल्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, और दूसरे पार्ट में हमने सीखा था कि किस तरीके से क्रॉस वैलेंसी मेथड से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। सो अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं केमिकल चेंजेस से। When we say chemical changes, what does it mean? It means, पहला चीज कि chemical changes are irreversible, they are permanent changes। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक आम है जो कच्चा था, इट वॉज ग्रीन इन कलर। अब ये जो कच्चा ग्रीन कलर का आम है ये पक गया, तो पकने के बाद ये जो है आपने देखा होगा येलोइश या ऑरेंजिश हो जाता है। क्या इस ऑरेंजिश को हम वापस से उसके ग्रीनिश फॉर्म में या उसके कच्चे फॉर्म में ले जा सकते हैं? नहीं। इसका मतलब कि आपका जो आम का पकना है वो एक परमानेंट चेंज है, और अगर वो परमानेंट चेंज है इसका मतलब वो एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर आपने दूध से दही बना दी, क्या दही को फिर से आप दूध बना सकते हैं? नहीं। क्या आप पनीर को फिर से उसके दूध के फॉर्म में ले जा सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये सब एक परमानेंट चेंज है, और अगर वो परमानेंट चेंज है इसका मतलब वो एक केमिकल चेंज है। और इसी तरीके से हम जानते हैं कि दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये केमिकल चेंज हुआ है। यहां पे होता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए हमने लिया है हाइड्रोजन जो कि एक गैसियस सब्सटेंस है, और हमने दूसरा लिया ऑक्सीजन, दूसरा भी एक गैसियस सब्सटेंस है, और यहाँ पे ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट को रिएक्ट करवाते हुए हमने यहाँ पे बनाया वाटर H2O जो कि एक लिक्विड सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या इन दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे जो गैसियस थे वो हमें प्रोडक्ट में देखने को मिला? नहीं। इसका मतलब प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इसका मतलब क्या कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिले। इसका मतलब प्रोडक्ट एक इंटायरली न्यू सब्सटेंस है। इसी तरह अगर मैं ले लूं यहाँ पे सोडियम, सोडियम इज अ पॉइजनस मेटल, ये सॉलिड है। इसके साथ मैं ले लूं लेट्स से क्लोरीन, क्लोरीन एक गैसियस सब्सटेंस है, ये भी पॉइजनस है। क्लोरीन हम लोग जनरली वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, उसके अंदर जर्म्स वगैरह मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर जर्म्स वगैरह कोई सब्सटेंस मारने में समर्थ है इसका मतलब वो एक पॉइजनस सब्सटेंस है, हमारे लिए भी जान के लिए खतरा है। तो क्या हम लोग सोडियम को खा सकते हैं? नहीं, पॉइजनस है। क्या हम क्लोरीन को खा सकते हैं? नहीं, ये भी पॉइजनस है। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना NaCl, नमक, हर घर में यूज होता है। तो क्या इस नमक के सिवाय हम लोग खाना खा सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये कि दो पॉइजनस सब्सटेंसेस जब आपस में रिएक्ट कर गई तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ NaCl, इसका इनके कैरेक्टरिस्टिक से कोई भी लेना देना नहीं था। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस यहाँ पे तैयार हुआ है एक एंटायरली न्यू सब्सटेंस तैयार हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें कि किसी सब्सटेंस को फिजिकल चेंज मानना है या केमिकल चेंज मानना है तो वो ये है, देयर हैज टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ एंटायरली न्यू सब्सटेंस। अब इसके विपरीत अगर हम लोग ऐसा देखें कि मैंने यहाँ पे वाटर लिया और इसके अंदर मैंने सॉल्ट मिला दिया, तो वाटर और सॉल्ट मिलाने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो सॉल्टी वाटर मिलेगा। इसका मतलब मुझे वाटर के अंदर मीठा टेस्ट आएगा क्या? नहीं, ये सॉल्टी टेस्ट आएगा। तो सॉल्टी टेस्ट किसके वजह से आया? सॉल्ट की वजह से। मतलब क्या ये कैरेक्टरिस्टिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है? यस,
इसका मतलब ये कोई फिजिकल चेंज, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और ऑल्सो इसको मैं वापस रिवर्स कर सकता हूं इसके ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे मैंने ये सॉल्टी वाटर लिया, एक मैंने चाइना डिश ली, इस चाइना डिश के अंदर मैंने ये सॉल्टी वाटर को डाल दिया और मैंने नीचे से इसको हीट किया, ठीक है, बर्नर के ऊपर रख के हीट किया, तो सारा का सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे बच जाएगा मेरा सॉल्ट। और अगर मैं ऊपर कुछ पतीला लगाकर जो थोड़ा सा ठंडा हो, ये जो वेपर जा रहे थे इसको मैं कैप्चर कर लूँ तो ये ऐसे ड्रॉपलेट फॉर्म्स में बन जाएंगे, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। मैं कंडेंसेशन करके सारे के सारे पानी को अलग से फिर से एक और कटोरे में डाल सकता हूँ। इसका मतलब मुझे पानी का पानी भी मिल गया और मुझे सॉल्ट भी वापस मिल गया। इसका मतलब ये अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट में फिर से आ गए। सो इसका मतलब क्या ये परमानेंट चेंज था? नहीं, ये एक टेम्पररी चेंज था विच कैन बी इजीली रिवर्स्ड। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें एक परमानेंट चेंज दिखाई देगा और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, जिस सब्सटेंस का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से कोई भी लेना देना नहीं होगा। आई होप आप इतनी बात को समझ पाए। ये हमें जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब बहुत काम आने वाला है, तो इसीलिए ध्यान से देखते रहिए आगे, ठीक है। चलिए, सो अभी हमने केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं इसको अच्छे से समझ लिया है। अब आगे का टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहां से हमारे 10th स्टैंडर्ड की ये चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब अभी हमने जो पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा और अभी हमने जितना पार्ट अभी तक पढ़ लिया, ये सब कुछ 10th स्टैंडर्ड से अलग है। ये सब कुछ आपने 9th में पढ़ रखा है। तो अभी हम लोग ने एक्चुअल में अपने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। चलिए, सो अभी हमें क्या जानने हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जानने हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है कि देयर हैज टू बी सम evolution of gases। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें हमें हो सकता है कि ये देखने को मिले एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो हम जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज उस एक ही केमिकल रिएक्शन में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हम यहाँ पे अभी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उन प्रॉपर्टीज में से किसी केमिकल रिएक्शन में हो सकता है 1 दिखे, 3 दिखे, 5 दिखे, हो सकता है किसी में सिर्फ 2 दिखे, हो सकता है किसी में हो सकता है सिर्फ 4 दिखे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक रिएक्शन में सारे के सारे प्रॉपर्टीज दिखेंगे ही, लेकिन एवोल्यूशन ऑफ गैस ये कभी फिजिकल में नहीं होता। अगर ये होता है तो होता सिर्फ केमिकल में ही है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें हमें ये एवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलेगा, चलिए पता करते हैं। आपने मान लीजिए कोई भी मेटल ले लिया, यू टेक एनी मेटल एंड यू रिएक्ट दिस विद एनी फॉर्म ऑफ एसिड, कोई भी एसिड ले लीजिए आप। मेटल को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको हमेशा ही एक सॉल्ट मिलेगा, मेटालिक सॉल्ट, और इसके साथ हमेशा ही एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। ये जो है ये गैस इवॉल्व होने का सिंबल है, ठीक है। सो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया जिंक, इस जिंक को मैंने रिएक्ट करवा दिया मान लो H2SO4 के साथ, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। सो अगर मैं जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे यहाँ पे जो सॉल्ट मिलता है वो है ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट। अब आप याद करिए लेवल 2, वहां पे हमने सल्फेट पढ़ा था, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, और लेवल 3 में हमने जिंक की बात की थी, जिंक की भी वैलेंसी 2 होती है, दोनों की वैलेंसी कट गई और ये ZnSO4 बन गया। तो यहाँ पे मैंने जिंक लिखा है, यहाँ पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखा, दैट इज H2SO4। अब आप देख रहे होंगे कि जिंक ने यहाँ पे SO4 को अपने पास खींच लिया, तो ये हाइड्रोजन बेचारा जाके अलग हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन है ये गैस के फॉर्म में इवॉल्व करेगा। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक मेटल ले लिया, मान लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को मैंने रिएक्ट कर दिया मान लीजिए हमारे सबसे फेवरेट एसिड के साथ, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब Mg के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा MgCl2 और यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगा हाइड्रोजन गैस।
ठीक है, चलिए हम लोग अब इस वाले रिएक्शन को करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसे तो ट्रांसपेरेंट होता है, बट ताकि ये इजीली दिख सके इसलिए मैंने हल्का सा इसको येलोइश कलर किया है। ठीक है, सो अब मैं इसको एक साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब में हल्के से पोर कर रहा हूँ। मेरे हाथ में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, तो है याद रखिएगा, इसको घर पे ट्राई मत करिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और ये मेरे हाथ में है एक मैग्नीशियम का रिबन। दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन। इस मैग्नीशियम रिबन को मैं इस कॉन्सेंट्रेटेड HCl में ऐसे डाल रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला, यू कैन क्लियरली सी सम गैस कमिंग आउट एंड मेरे हाथ में ये काफी गर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये जो गैस यहाँ पे निकल रहा है ये जो है ये हाइड्रोजन का गैस है। यू कैन क्लियरली सी द एवोल्यूशन ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं? इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एक माफ कीजिएगा, इससे जो धुआं निकल रहा है वो काफी खतरनाक धुआं निकल रहा है और ये काफी गर्म होता जा रहा है मेरे हाथ में, तो मैं इसको यहाँ पे इस होल्डर में रख देता हूँ। Now for the purpose of testing, we can take अभी ये हाइड्रोजन गैस काफी कम निकल रहा है। ये आग में जब बहुत देर तक रहेगा ये हाइड्रोजन गैस, तो उस टाइम पे देखिए ये पूरा का पूरा जो मैग्नीशियम रिबन है ये इसके अंदर पूरा ही डिसॉल्व हो चुका है। स्टार्टिंग में जब वो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, अगर मैंने उस टाइम पे इसको डाला होता तो यहाँ पे हमें पॉप साउंड सुनाई देता। ठीक है, सो यू कुड क्लियरली सी द एवोल्यूशन ऑफ दिस गैस। इस गैस को टेस्ट करने का तरीका होता है कि अगर हमने ऐसा आग लगाया तो उसमें हमें पॉप साउंड एकदम गन शॉट की तरह ठक करके एक आवाज आता है। ठीक है, लेकिन अभी ये पूरा रिएक्शन हो चुका है, इसके अंदर पूरा का पूरा मैग्नीशियम रिबन पूरा डिसॉल्व हो चुका है और ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। इसका मतलब इससे एवोल्यूशन ऑफ हीट भी हो रही है। ये हम आगे के साथ आगे समझेंगे इस चीज को। चलिए, आई होप आपको पहला वाला रिएक्शन समझ में आ गया। हमने यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को HCl के साथ रिएक्ट किया और मुझे यहाँ पे MgCl2 और H2 गैस मिला। ठीक है, सो ये जो H2 गैस है दिस वाज एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का रिमूवल आपको क्लियरली दिखाई दिया होगा। चलिए अब हम दूसरे रिएक्शन पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये सेमी सॉलिड सा एक सब्सटेंस होता है। जैसे आप अपना टूथपेस्ट जो देखते हैं, वो टूथपेस्ट जिस तरीके से हल्का सा सेमी सॉलिड सा होता है, वैसे ही दो केमिकल्स को आपस में रिएक्ट करने से ऐसे सेमी सॉलिड सी चीज नीचे गिर जाती है। ये जो नीचे गिर जाती है इसके अलग अलग कलर्स भी हो सकते हैं। कभी वो व्हाइट हो सकता है, कभी वो येलो हो सकता है, कभी वो कोई और कलर का हो सकता है। तो ये जो प्रेसिपिटेट है इट इज अ सेमी सॉलिड सा सब्सटेंस जो कि दो केमिकल्स के आपस में रिएक्शन करने पे नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे लेड नाइट्रेट। ठीक है, अगर मैं इस लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड अगर मैं इस लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करूं तो मुझे मिलेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये चीज फॉर्म होगी। अब ये जो मैंने यहां पे लिखा ये था केमिकल रिएक्शन। अब इसको मुझे इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो लेड नाइट्रेट, लेड का हमने समझा था फॉर्मूला होता है Pb और उसकी वैलेंसी होती है 2, और नाइट्रेट होता है NO3 और उसकी वैलेंसी होती है 1। तो इसका क्रॉस होकर इसका 2 इसके ऊपर रहेगा
और ये बन जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। ये है हमारा लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का होता है फॉर्मूला K और उसकी वैलेंसी होती है 1। और आयोडीन जो है, आयोडीन वो फ्लोरीन क्लोरीन उसके बाद आता है नीचे आयोडीन, तो वो सेम लेवल पे होंगे तो सबकी वैलेंसी सेम होगी, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे आयोडीन की जो वैलेंसी है वो है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये Ki। अब हम जब इसको रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके बन जाएगा लेड आयोडाइड, मतलब Pb, और यहाँ पे ये हो जाएगा I2, क्योंकि यहाँ पे Pb की वैलेंसी 2 है और वो इधर चली गई, और आयोडीन का 1 है वो इधर आया, और यहाँ हो जाएगा KNO3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 1 कट जाएंगे। अब ये जो PbI2 है, लेड आयोडाइड जो बना है, ये नीचे गिर जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट, और ये येलो कलर का बनता है, ठीक है ना। सो ये जो प्रेसिपिटेट है ये उसका सिंबल है, क्योंकि ये नीचे जाके सेटल हो जाता है, ठीक है। सो इन दोनों को अगर मैं रिएक्ट करूं, ये दोनों जो है ये दोनों ही व्हाइट होते हैं इन कलर, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर व्हाइट इन कलर। तो ये व्हाइट जब आपस में रिएक्ट करके PbI2 और KNO3 बनाते हैं, तो PbI2 उस रिएक्शन के टाइम पे नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स है, ठीक है। तो एक हाथ में है मेरे पास, ये है हमारा लेड नाइट्रेट, ठीक है, दिस इज लेड नाइट्रेट, दिस इज PbNO3 होल ट्वाइस, और दूसरे हाथ में है मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड Ki। तो ये Ki और ये लेड नाइट्रेट PbNO3। मान लीजिए कि मैं इसको इसके अंदर डालूं, वैसे आप किसी को भी किसी के अंदर डाल सकते हैं, मैं मान लीजिए मैं इसको इसके अंदर डालता हूं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी फिलहाल ये व्हाइट है, और जैसे ही मैं इसके अंदर डालता हूं तो देखते हैं क्या होता है। चलिए 1 2 3, ये हो गया येलो। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये येलो बना है। अगर मैं इसको छोड़ दूं कुछ समय तक, तो मुझे दिखाई देगा धीरे 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 ये सारा येलो कलर नीचे आके इधर सेटल हो जाएगा, सारा का सारा ये नीचे आके इधर गिर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक साफ सुथरे पानी में मिट्टी डाल दी, तो कुछ देर रखने पे वो मिट्टी जैसे नीचे आके सेटल डाउन हो जाती है, एग्जैक्टली वैसे ही ये भी आके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी क्योंकि जस्ट रिएक्शन हुआ इसलिए पूरा का पूरा येलो दिख रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल कम डाउन एंड सेटल एट द बॉटम, ठीक है। सो इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चलिए अब इसमें अगर मैंने ऐसा रिएक्शन ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया बेरियम क्लोराइड, सो बेरियम इज Ba एंड क्लोरीन का फॉर्मूला होता है 1, तो ये जो Ba है उसका 2 चले जाएगा इधर और क्लोरीन का 1 आ जाएगा इधर, BaCl2। मान लीजिए इसको मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट कर दिया, सोडियम सल्फेट के साथ, तो सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, दिस इज बिकॉज SO4 की वैलेंसी 2 होती है और Na की वैलेंसी 1 होती है, तो इधर 1 और इसका 2 इधर आ गया। तो BaCl2 when reacts with Na2SO4 this will give me BaSO4, ठीक है। ये जो Ba है ये SO4 को अपने पास खींच लेगा और Na के पास चले जाएगा Cl और ये बन जाएगा NaCl, ठीक है ना। अब ये सब रिएक्शंस में लिख कैसे रहा हूं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी फिलहाल हमने दोनों जो रिएक्शन देखे ये दोनों ही हमारे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट पॉइंट ये है कि अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो BaSO4 है ये नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है और इस प्रेसिपिटेट का कलर होता है व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखाता है। तो BaSO4 हमेशा ही नीचे जाके सॉलिड फॉर्म में बनता है एंड दिस सॉलिड फॉर्म फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। तो ये डाउनवर्ड एरो और यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट मैंने लिख दिया सॉलिड, तो ये नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो ये वाला जो था ये येलो होता है, ये वाला जो है ये व्हाइट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। आई होप फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे हमारे पास है चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर के लिए हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं
कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट Cu और SO4। तो जब कुछ नहीं बताया जाता है कि कॉपर 2 है या कॉपर 1 है, तो हम लोग यूजुअली कॉपर की सेकेंड वैलेंसी यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वाली वैलेंसी है, तो कॉपर सल्फेट, ये इसका 2 है, इसका भी 2 है, तो दोनों के नंबर कट के CuSO4 बन गया। और इसके साथ मैं रिएक्ट कर रहा हूँ आयरन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आयरन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास है कॉपर सल्फेट। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आपस में रिएक्शन के बाद ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ पे आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन SO4 को अपने पास खींच लेगा। तो जब ये आयरन SO4 को अपने पास खींच लेता है, ये बन जाता है FeSO4 और Cu हो जाता है अलग। अब ये जो FeSO4 है, ये FeSO4 और यहाँ पे CuSO4, इन दोनों के कलर्स में अंतर दिखाई देता है। CuSO4 जो है ये ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है, दिस इज ब्लू इन कलर। और FeSO4 जो है ये ग्रीन कलर का होता है। तो CuSO4 इज ब्लू इन कलर, FeSO4 इज ग्रीन इन कलर। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग कॉपर सल्फेट लेंगे एक बीकर में, और उस बीकर के अंदर एक आयरन नेल डाल देंगे, एक लोहे का किला डाल देंगे। तो ये जो आयरन नेल है, इसमें से ये SO4 को खींच के बना देगा FeSO4 और Cu जो है वो अलग हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास में है, ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। ये एक सॉल्ट होता है, और सॉल्ट जैसे पानी में घुल जाता है, ये भी कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, ये भी पानी में घुल जाता है। तो पानी में हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट को घोल के रखा है। कोई भी चीज को जब आप पानी में घोलते हैं उसको बोलते हैं एक्वस। तो यहाँ पे CuSO4 एक एक्वस सोल्यूशन है, यहाँ पे Fe हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। जब मैं Fe को इसके अंदर डाल दूंगा और ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये जो ग्रीन कलर का FeSO4 है, दिस विल बी अगेन एक्वस, बिकॉज ये पानी में जाएगा, और Cu अलग हो जाएगा, दैट विल बी सॉलिड। सो ये हमारे पास एक आयरन नेल है। तो अगर मैं इस आयरन नेल को इसके अंदर डाल दूं, तो अब ये रिएक्शन करना धीरे 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 स्टार्ट होगा। ये इंस्टेंट नहीं होता है, इस रिएक्शन को होने में टाइम लगता है। सो इसका जो परिणाम है, ये जो अभी आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ये कल को ग्रीन कलर का दिखाई देगा, और इसमें जो कॉपर आप देख रहे हैं, ये कॉपर जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये जो पूरा हमारा आयरन नेल है ना, ये आयरन नेल के ऊपर SO4 आके पूरा का पूरा चिपक जाएगा। सो ये हमें 24 घंटे के बाद अच्छे से दिखाई देगा। सो फिलहाल मैंने इसको डाल के रख दिया, मैं इसको डाल के छोड़ देता हूं। मैं अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया है। सो दिस इज नॉट अ वेरी वेरी फास्ट चेंज, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जब हम लोग आयरन नेल को CuSO4 के अंदर डालते हैं, तो यहाँ पे FeSO4 प्लस Cu फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर। वैसे चेंज इन कलर आप ऊपर वाले में जो हमने दिखा था येलो वाला, उसको भी आप मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki जो थे, दोनों ही पहले व्हाइट और ट्रांसपेरेंट थे, लेकिन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके येलोइश कलर बना दिया। तो ये भी हमारा एक चेंज इन कलर का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। हमें पता है कि स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद एक और दो भी होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ पे हम लोग मुख्यतः से सॉलिड, लिक्विड, गैस की ही बात कर रहे हैं। सो चेंज इन स्टेट में मतलब ये जो है ये सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, या लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, या सॉलिड से गैस हो जाएगा, ऐसे चेंजेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट के एग्जाम्पल में क्या आएगा? अगर मैंने आइस ले लिया जो कि एक सॉलिड है, और थोड़ी देर उसको रखने से वो पिघल कर लिक्विड बन गया, क्या ये मेरे चेंज इन स्टेट का उदाहरण हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हम देख रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस से बनेंगे। सो मेरे पास जो आइस है, जो सॉलिड है, अगर वो लिक्विड बन गया, क्या उस लिक्विड को मैं वापस से ठंडा करूंगा तो आइस बनेगा? यस। इसका मतलब क्या ये परमानेंट चेंज था? नहीं, ये तो रिवर्सिबल चेंज था, इसको तो इजीली रिवर्स कर सकते थे हम लोग। इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम लोग ये वाला जो एग्जाम्पल अभी हमने सुना, इस सॉलिड आइस को पिघलाकर लिक्विड पानी बना दिया, तो ये वाला एग्जाम्पल चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल नहीं हो सकता।
सिमिलरली मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कैंडल लिया, ठीक है, इस कैंडल को मैं यहाँ पे जला देता हूं, ठीक है, कैंडल जल गया। अब ये कैंडल धीरे 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 मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैंडल जब धीरे धीरे मेल्ट होगा, यू कैन सी पहले से ये मेल्ट हो रखा है, तो ये ऐसे ही और भी मेल्ट होगा, जैसे ये मेल्ट होना भी स्टार्ट हो गया। ये जब साइड से ऐसे मेल्ट होकर गिरेगा तो सॉलिड से लिक्विड आ जाएगा। क्या ये एग्जाम्पल होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। ये तो वही बात हो गई ना जो हमने अभी आइस की लिक्विड फॉर्मेशन की बात की, ये तो वैसे ही हो गया। तो ये जो मेल्टिंग ऑफ कैंडल है या मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल। लेकिन आप ये भी सोचिए, एक कैंडल पहले ये इतना बड़ा था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जलते 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 छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो गया कहाँ? ये जो हमारा कैंडल है, दिस इज मेड अप ऑफ वैक्स। वैक्स इज नथिंग बट कार्बन। जब मैं कार्बन को जलाऊंगा ऊपर से, तो ये कार्बन को जला रहा हूं, मतलब एनीथिंग विच बर्न्स बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिए। तो कार्बन को जब मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया तो ये CO2 फॉर्म कर गया, ये CO2 उड़ गया। इसका मतलब कुछ कार्बन वैक्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से वो CO2 के फॉर्म में उड़ जाता है, इसीलिए वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। अब जितना पार्ट इस वैक्स का उड़ गया, क्या मैं उसको वापस लेकर आ सकता हूं? नहीं। इसका मतलब क्या वो रिवर्सिबल चेंज है? नहीं। इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है, और यहाँ पे चेंज इन स्टेट भी है, क्योंकि ये अभी सॉलिड है और ये जब उड़ के निकल जाएगा CO2 के फॉर्म में, तो उस टाइम पे वो लिक्विड हो जाएगा, ये गैसियस हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉलिड से गैस हो गया। दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन स्टेट, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नॉट एन एग्जाम्पल, बट बर्निंग ऑफ द वैक्स इज एन एग्जाम्पल। अब अगर मैं इसके ऊपर ऐसे हाथ रख दूं, तो थोड़ी देर में मेरे हाथ पे जो है काला काला दिखने लग जाएगा। ये जो मेरे हाथ में अभी काला काला दिखने लग रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द अक्यूमुलेशन ऑफ दिस बर्न्ट वैक्स। जला हुआ वैक्स मेरे हाथ में अक्यूमुलेट हो रहा है। ऐसे ही जब आपके घर में कुकिंग होती है, कुकिंग के बाद आपने देखा होगा किचन के चारों तरफ से कुछ कुछ ब्लैक ब्लैक लग जाता है, तो आप जो तेल जला रहे हो कुकिंग करने के लिए, वो तेल उड़कर यहाँ वहां चिपक जा रहा है। इसका मतलब जो तेल अभी आपका लिक्विड है, उसको जब आप जलाते हो, वो तेल भी कार्बन से बना हुआ है, उसको जब आप नीचे आग से जलाते हो, ऑक्सीजन मिल रहा है, उस ऑक्सीजन के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर उड़ जा रहा है, और ऐसे ही आपके चारों तरफ जो है काला पड़ जा रहा है। इसीलिए लोग हमारे अपने अपने घर में चिमनी लगाते हैं, तो चिमनी जो है उसको बाहर निकाल देता है, घर में नहीं जमने देता, ठीक है। चलिए, ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 4 टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ओवर हियर, ठीक है। तो अभी हमने एवोल्यूशन ऑफ गैसेस देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देख लिया, चेंज इन कलर देख लिया, और अभी हमने चेंज इन स्टेट भी देख लिया। अगला जो है, अगला है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या? टेम्परेचर जो भी अभी मेरी करंट टेम्परेचर है, उस करंट टेम्परेचर से ज्यादा भी हो सकता है और करंट टेम्परेचर से कम भी हो सकता है, दोनों केस में ही वो चेंज होगा। तो अगर करंट टेम्परेचर से कोई चीज ज्यादा गर्म हो गई है, इसका मतलब उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके वो गर्म हो गया, है ना। और अगर वो अपने करंट स्टेट से ठंडा हो गया, इसका मतलब उसने अपने अंदर की हीट को बाहर निकाल दिया, तब वो जाकर ठंडा हो गया। यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और दूसरा है रिलीजिंग हीट। अगर कोई सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और कोई अगर हीट को बाहर निकाल दे रहा है, खुद तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट में अगर वो हीट छोड़ेगा तो बाहर के एनवायरनमेंट गर्म हो जाएगी। अगर कोई अपना हीट रिलीज कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो सराउंडिंग का हीट खींच कर खुद गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। समझिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है सराउंडिंग और एक है वो खुद सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस ने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किया तो खुद गर्म हो जाएगा, लेकिन सराउंडिंग आसपास जो है वो ठंडी हो जाएगी। दूसरा है एक्सोथर्मिक, सब्सटेंस अपनी हीट बाहर निकाल रहा है। अगर सब्सटेंस ने अपनी हीट बाहर निकाल दी तो एनवायरनमेंट गर्म हो जाएगा,
लेकिन वो खुद ठंडा हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। सो एंडोथर्मिक विच एब्जॉर्ब्स हीट, एक्सोथर्मिक विच रिलीजेस द हीट। एंडोथर्मिक का उदाहरण जैसे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन, समुद्र के किनारे पाया जाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं, ये है हीट का सिंबल, तो ये जो है ये हीट को एब्जॉर्ब करके टूट जाता है इनटू CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CaO एंड CO2 में। इस केस में क्या हुआ है, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब करके ये हीट को सह नहीं पाया, वो टूट गया। इसमें टूट गया CaO और CO2 में टूट गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है हमारे पास रिलीजिंग ऑफ हीट। अभी अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैग्नीशियम रिबन को हमने HCl के अंदर डाला था और इतना सारा धुआं निकला, और उस रिएक्शन को मैं अपने हाथ में पकड़ के कर रहा था। सो जो टेस्ट ट्यूब है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया था। इसका मतलब इसने अपना हीट रिलीज किया। हीट रिलीज करने से आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो गर्म हो गया, टेस्ट ट्यूब जो है गर्म हो गया। इसका मतलब इसमें हम कोई भी, जो हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस में पढ़ा ना, कोई भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो एक्सोथर्मिक होगा। इनफैक्ट आज से ये दिमाग में डाल दो, एसिड के साथ आप किसी भी चीज को रिएक्ट क्यों ना करें, वो हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगा। ठीक है, एसिड के साथ किसी भी चीज को रिएक्ट क्यों ना करे, वो हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया CaO, यही रिएक्शन से ये हमने ले लिया CaO। CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब चूना। क्विक लाइम क्या होता है, चूना। ठीक है ना, जो चूना हम लोग घर के व्हाइट वॉशिंग में चूना से उसको पेंट नहीं करते, ठीक है, तो वही चूने की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो चूना है, यहाँ पे मैंने चूना ले लिया। इस चूने को अगर हम लोग पानी में डाल दें, H2O, ठीक है, चूने को अगर हम लोग पानी में डाल दें तो ये बना देता है CaOH whole twice. This is called as स्लेक लाइम, या इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। This is called as either slake lime or lime water. So जब क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बना देता है स्लेक लाइम। स्लेक लाइम के साथ साथ ये रिलीज करता है बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। तो एक चीज आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ऐसे एरो के ऊपर, ठीक है, ये जो एरो है इसके ऊपर अगर आपको ऐसे ट्राइंगल का सिंबल दिखाई दे, इसका मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो एंडोथर्मिक है। अगर आपको प्रोडक्ट साइड में हीट नजर आए, प्रोडक्ट साइड में हीट आने का मतलब ये हीट रिलीज कर रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक है। सो जब चूना पाउडर आपके घर में कोई अगर व्हाइट वॉश करने के लिए चूना पाउडर घर में ले आया और उसने एक बकेट पानी में उस चूने को डाला और अपने पेंट ब्रश से उसको स्टीयर कर करके उसने वो व्हाइट कलर का पेंट बनाया, तो जब वो अपने इस चूने को डालने के बाद उसको स्टीयर कर रहा था, आपको उसके अंदर ऐसे बबल्स दिखाई देंगे, वो आपको बॉयल होता हुआ नजर आएगा, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि चूना आपका CaO था, क्विक लाइम। उसको जैसे ही उसने पानी में डाल दिया तो उसका स्लेक लाइम बन गया, जिसको दीवार पे लगाने वाला है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारा हीट रिलीज हुआ जिसके कारण वो बॉयल करने लग गया। ठीक है, सो यहाँ पे पेंटिंग के लिए जो हम लोग क्विक लाइम को पानी के अंदर डालकर स्लेक लाइम बना के दीवार पे पेंट करते हैं, उस स्लेक लाइम के साथ बहुत सारा हीट भी निकलता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये पांचों टाइप के प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हमने सभी के एग्जाम्पल्स भी देखे। इन एग्जाम्पल्स के साथ आप अगर इनको लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको एक और बोनस बताता हूँ। हमारे एनसीईआरटी में तो इनफैक्ट ये 5 ही है, लेकिन आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब खाना आपका बहुत पुराना हो जाता है तो वो खाने से कुछ स्मेल आता है ना, इसका मतलब खाना आपका खराब हो चुका है, सड़ चुका है। क्या इस सड़े हुए खाने को वापस आप उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आ सकते हो? नहीं। सो जब ये खाना सड़ गया है तो आप उसको थोड़ा स्मेल करते हो तो आपको एक बदबू सी आती है। ये जो बदबू है, क्या ये अच्छे फ्रेश खाने में थी? नहीं। इसका मतलब कई बार केमिकल रिएक्शन से चेंज इन स्मेल या चेंज इन ओडर भी होता है। तो चेंज इन ओडर इज ऑल्सो समथिंग यू कैन नोट डाउन एज द 6th पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कई बार आपको चेंज इन ओडर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यही समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इन सब की हम अगले क्लास में बात करेंगे। वो वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे पार्ट्स ही है, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस हर एक पार्ट से फंसेंगे, आप पूरे इसमें बने रहे, लेकिन अगला वाला जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगले पार्ट में जरूर आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।